हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। आज हम बात करेंगे विज्ञान की। हम बात करने वाले हैं विज्ञान मीन साइंस की हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के क्लास 9 के टॉपिक की। क्लास 9 का जो आपका टॉपिक का नाम है, टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मीन्स आपके नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। और बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है आपका जीव विज्ञान से बिलोंग करता है। जीव विज्ञान में बायोलॉजी से आपकी बिलोंग करता है, जो कि आपकी 11th क्लास से सॉरी 9th क्लास की है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं क्या होता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका जीव मंडल। जीव मंडल क्या होता है? हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर क्या होता है? दे रखा है जीवन को आश्रय देने वाले पृथ्वी का घेरा, जहां वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। देखो जीव मंडल किससे मिलकर बनता है? जिसमें क्या आती है? हमारी वायुमंडल भी आता है, हमारा स्थल मंडल भी आता है, और क्या आता है? हमारा जल मंडल भी आता है। उसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। मीन्स जहां पे हम रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। अगला आता है जीव मंडल के भाग, मतलब पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के पार्ट क्या क्या होंगे? वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल मीन्स लिथोस्फेयर, जल मंडल मीन्स हाइड्रोस्फेयर। जो जल का जो मंडल होगा, जहाँ पानी होगा, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फेयर। और जहां हम लोग रहते हैं वो लेयर कौन सी थी? हमारी लिथोस्फेयर। और जहां पे वायु का परिवहन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा कि एटमॉस्फेयर। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट हम करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। देखिए वायुमंडल मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर दे रखा है। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल की भांति ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। देखो ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या है? एक पूरी पृथ्वी है हमारी, ठीक है। मेरा थोड़ा गोल नहीं बना पर कोई बात नहीं, ठीक है। दे रखा है वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल की भांति ढके रहती है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। मतलब इसने पूरी पृथ्वी को घेर रखा है, एक बाहर हमारे पास एक लेयर है, वायुमंडल है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अगला आता है हमारा स्थल मंडल। अब स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्थल मंडल कहते हैं। मीन्स लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं इसको? लिथोस्फेयर, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगला आता है हमारे पास जल मंडल। अब जल मंडल क्या है? हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी का जितना भी भाग है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। दे रखा है पृथ्वी की सतह का लगभग 75% मीन्स 75% भाग पर क्या है? पानी है, जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है और अन्य जलाशयों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? जलमंडल कहते हैं। जिसमें क्या क्या आता है? हमारा समुद्र आ जाता है, नदियां आ जाती हैं, झीलें आ जाती हैं, तालाब और अन्य जलाशय। मतलब जो भी एरिया आपका पानी का है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर क्या क्या होता है। देखो बायोस्फीयर की इसमें पूरी डिटेल दी गई है। बायोस्फीयर में क्या आते हैं हमारे पास? सभी संजीव और सभी निर्जीव। आप लोगों को इतनी बातें तो पता होगा कि संजीव क्या होते हैं। संजीव वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और निर्जीव क्या होते हैं? जो चीजें सांस नहीं लेती है। मीन्स आपका क्या होता है? जैव घटक और अजैव घटक। बायोटिक कंपोनेंट्स और क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें क्या आती है? सभी लिविंग बींग्स। क्या आते हैं? सभी हमारे लिविंग बींग्स। और ये क्या है? हमारे नॉन लिविंग। कौन से? ये नॉन लिविंग। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। अभी देखो हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और अजैव घटक के बारे में मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? उनके अंदर होते हैं हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु। क्या क्या आते हैं? हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु। देखो पेड़ भी तो भाई सांस लेते हैं, ये भी तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। और जो जीव जंतु हैं जैसे कि हम लोग एंड इवन हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, ये सारी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सारी प्रोसेस इनके अंदर होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट। अब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे वायु है, मृदा है, जल है, धूप है, ये तो कुछ भी ऐसा चीजें नहीं करते थे। हमारे क्या होते हैं? हमारे अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले हैं जैव घटक के बारे में कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। दे रखा है जीव मंडल के सभी संजीवों को जैव घटक कहा जाता है। मतलब जीव मंडल के मतलब आपका जो जीव मंडल है जहां हम लोग रहते हैं, जो सभी संजीव घटक है जिसमें सारे संजीव में सारे लिविंग बींग्स आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि कौन है? पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव आदि। अब आता है अजैव घटक की अजैव घटक क्या होते हैं? अजैव घटक को हम लोग क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें क्या आता है? जीव मंडल के वायु, जल, मृदा आदि निर्जीव घटकों
को अजैव घटक कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? अजैव घटक कहते हैं, जिसमें क्या क्या होती है? वायु होता है और जल होता है और क्या होती है? मृदा। इसे हम क्या कहते हैं? अजैव घटक, जो कि क्या होते हैं? सांस नहीं लेते और ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी बातें? नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी कारक। अब देखते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या क्या उत्तरदायी कारक है, मतलब जीवन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उस चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या क्या चाहिए जीवन के लिए, कौन कौन सी बातें। देखो वायु, तापमान, पानी और भोजन। देखो वायु मीन्स आपको ऑक्सीजन तो चाहिए, और देखो टेम्परेचर भी होना चाहिए, और देखो पानी तो होना ही चाहिए मीन्स वाटर, और भोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट खाना, जो कि हम खाना खाने के बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसको करने के लिए भी ना मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं खाना खा के एनर्जी लेती हूँ, देन मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। ठीक है, अगला आता है हमारा वायु के घटक, मीन्स इसे क्या कहते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एयर क्या क्या होता है, मीन्स एयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। देख रखा है वायु कई गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का मिश्रण है। देखो वायु में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? 78%। इसको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है। ऑक्सीजन का भी मार्क कर लो अपना, 21% होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत कम मात्रा में वायु में होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसे उत्कृष्ट गैसें अलग मात्रा में होती है, ये भी पाई जाती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि वायु के तापमान को नियंत्रित रखने में वायुमंडल की भूमिका। अब जो वायु का जो तापमान है, जो वायु का जो तापमान है उसे नियंत्रित रखने के लिए जो वायुमंडल में जो भूमिका होती है उनकी, वो क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, मीन्स वो क्या क्या करती है। दे रखा है वायु ऊष्मा का कुचालक है। क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। ठीक है, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसमें क्या बोला, वायु जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियंत्रित रखता है, मतलब पूरे वर्ष भर टेम्परेचर को डिपेंड करे रखता है। दे रखा है वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी कम करता है, मतलब जो एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है वो भी, उसको रखने में भी इंपॉर्टेंस है उसकी। अगली नेक्स्ट बात की गई है हमारी CO2 की। किसकी बात की गई है? CO2 को स्थिर करने की विधियां। अब देखते हैं CO2 को क्या है। देखा CO2 को स्थिर करने की विधियां। कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो दो विधियों से स्थिर होती है। दे रखा है जैसे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणें की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। किसमें बदल देती है? ग्लूकोज का। आपने ना एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें पढ़ी होगी, C6H12O6 प्लस H2O प्लस CO2, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि हमने बहुत पहले पढ़ी थी। ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, देन पढ़ी है ना इक्वेशन, तो कमेंट सेक्शन में लिखो ये इक्वेशन कंप्लीट क्या है। शायद मैंने आधी अधूरी लिखी हो, या फिर मैंने इनकम्प्लीट लिखी हो, या फिर मैंने गलत लिखी हो। आपको इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है कि सही इक्वेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात किया गया बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। देखो समुद्र में क्या होता है, जो घुल जाता है वो कार्बोनेट, क्या घुल जाता है समुद्र में? कार्बोनेट घुल जाता है उसके पानी में। ठीक है, अगले हम किसकी बात करेंगे? वायु की। किसकी बात करने वाले हैं? वायु प्रवाह की। ठीक है, अब वायु मतलब एयर की हम बात करने वाले हैं। दे रखा है स्थल और जलाशयों के ऊपर विश्व रूप में वायु के गर्म होने के कारण पवनें उत्पन्न होती है। क्या होती है? पवनें उत्पन्न होती है। स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है और ऊपर उठते समय ही वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। और समुद्र के ऊपर की वायु को कम दाब वाले क्षेत्र के, देखो इसमें बोला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बातों पे अगर हम जाए, इसने दे रखा है स्थल और जलाशय के ऊपर, मतलब कि जो अपना एरिया है उसके ऊपर विश्व रूप में वायु के गर्म होने के कारण पवनें उत्पन्न होती है। मतलब जलाशय वगैरह, देखो वो लोग क्या करते हैं, वहां से नीचे से हीटिंग निकलती है, तो क्या होती है हमारी जो हवा है ना वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। तेजी से क्या करती है? वो ऊपर उठना शुरू कर देती है गर्म होने पर, और ऊपर उठते ही वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की और प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, मतलब कि जहां कम दाब है उसकी ओर प्रभावित होने लगता है। दे रखा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान पृथ्वी की घूर्णन गति एवं पवन के मार्ग में आने वाली पवन श्रृंखला पवन को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है,
अगला हम पढ़ने वाले हैं कि बादलों का निर्माण किस तरीके होता है, मतलब जो जो बादल है, जो क्लाउड फॉर्मेशन है, वो कैसे होती है, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है बादलों का निर्माण, कि बादलों का निर्माण किस तरह से होता है। दे रखा है दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है, कौन सा भाग, जलीय भाग, कौन सा, जलीय भाग, जो वाटर वाला पार्ट है ना वो गर्म हो जाता है, तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है, और जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक कारकों के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह गर्म वायु के साथ मिलकर ये ऊपर की ओर उड़ जाती है, और ऊपर जाकर ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। देखो इसमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से दे रखा है कि कैसे कैसे बादलों का निर्माण होता है, कैसे बादल बनते हैं। जो दिन के समय जलीय भाग होता है ना वो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जब वो गर्म हो जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनने लगते हैं, और जलवाष्प बन जाती है, इवोपरेट हो जाता है, जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक कारकों के साथ वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। यह गर्म वायु के साथ मिलकर यह ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर जाकर ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तभी क्या हो जाता है, बादलों का निर्माण हो जाता है। अब दे रखा है वायुमंडल कंबल की तरह कार्य करता है। जो वायुमंडल है वो कंबल की तरह जो कार्य करता है, उसका जो कार्य है हम उस कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में कि वो क्या कार्य करता है। दे रखा है वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। क्या रोकता है, अचानक तापमान बढ़ने से रोकता है, और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। यही कारण है कि पृथ्वी का वायुमंडल कंबल की तरह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, सह धाराएं उत्पन्न होने के कारण। जो सह धाराएं होती है वो किस तरीके से उत्पन्न होती हैं। देखा स्थलीय भाग या फिर जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन और पूर्ण विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। वायु गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। जो वायु जो होती है वो गर्म हो जाती है, तभी क्या होती है, जो संवहन धाराएं जो होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं समुद्री पवनों का बहना। जो समुद्री जो पवनें होती हैं वो कैसे बहती हैं, ठीक है। कौन सा हमारा पॉइंट क्या है, समुद्री पवनों का बहना। देखो स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है, और ऊपर उठते ही वहां का दाब का क्षेत्र बन जाता है, और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की और प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारे पास समुद्र वाला। नेक्स्ट इसमें बात की है प्रदूषण के बारे में। देखो प्रदूषण के बारे में हम बचपन से ही बहुत ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं कि प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण, ये सब, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम क्या हमारा, प्रदूषण मीन्स पॉल्यूशन। फिर प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो सारे दूषित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि प्रदूषण के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रदूषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रदूषण के प्रकार के बारे में पहले हम कौन से प्रकार पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण। कौन सा वाला, वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण है, जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दे रखा है वायु में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। जो वायु में क्या हो जाते हैं, मीन्स एयर में जो हार्मफुल सब्सटेंस हो जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जस्ट फॉर आपको पता ही है कि गाड़ियां चलती रहती हैं रोड पे, ठीक है, और उनमें से क्या होता रहता है, धुआं निकलता रहता है। वो जो धुआं है हमारी एयर में जाके मिक्सअप हो जाता है, वही एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है, ठीक है। जो गाड़ी है, लो मैंने पहिए बना दिए गाड़ी के, ठीक है। और इसके आगे एक हेडलाइट भी, थोड़ी जोक है पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका बात की जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या कहते हैं, हानिकारक पदार्थों या अपशिष्ट का जल में मिलना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। दे रखा है मृदा के गुणवत्ता को कम करने वाले अवांछित तत्व या विषैले पदार्थों को मृदा में उपस्थित भूमि प्रदूषण करता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन से क्या होती है, जो भूमि जो होती है हमारी प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद जब भूमि प्रदूषित हो जाती है तो वहां पे क्या होती है, कोई भी फसल आसानी से नहीं उत्पन्न हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम लोग, जो प्रदूषण है वो कितने टाइप का होता है। देखो वायु प्रदूषण की बात करी हमने, जल प्रदूषण की बात करी और भूमि प्रदूषण की बात करी। इनकी भी बात करते हैं। वायु प्रदूषण में क्या क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का, और अम्लीय वर्षा का। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा के हिसाब से हम लोग के दिमाग में ना ताजमहल आ जाता है। कौन सा आता है दिमाग में, ताजमहल आता है एसिड रेन के हिसाब से। तो अम्लीय वर्षा जो होती है ना, एसिड रेन होती है,
जब भी हम ऐसे ट्रेन के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, ताजमहल ही आता है कि भाई ताजमहल का हुआ था। अगला देते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रदूषण के द्वारा होता है। देखो घरेलू प्रदूषक जो कि घर से कूड़ा निकलता है, मनुष्य एवं जंतुओं का अवशेष जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट्स, इवन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात की है भूमि प्रदूषण की। देखो उद्योगों द्वारा, घरेलू अनिम्नीकरण पदार्थों द्वारा, पॉलिथीन जैसे कि प्लास्टिक, और नेक्स्ट हमारा किसकी वजह से, देखो सॉरी, ये नेक्स्ट हमारा किसकी वजह से होता है, देखो ये कृषि द्वारा भी होता है। क्या होता है, कृषि द्वारा, जो कि क्या करते हैं वो हार्मफुल कीटनाशक एंड पीड़क कीटनाशक, मतलब कि बहुत सारे कीटनाशक जो होते हैं वो उनको भी यूज करते हैं, उसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब दे रखा है कि वायु प्रदूषण के नाम। अब जो वायु प्रदूषकों के जो नाम है उनके नाम हम देख लेते हैं। दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड, सीसा एंड धूल के कण। ये वाला जो टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात की है वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। अब वायु प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। दे रखा है मनुष्य में श्वसन और गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप, आंखों में जलन, कैंसर एंड पौधों में कम वृद्धि, क्लोरोफिल की गिरावट, पत्तियों पर रंग के धब्बे। देखो वायु प्रदूषण से क्या क्या होता है, श्वसन मतलब कि सांस की प्रॉब्लम बहुत सारी, देखो गुर्दे की बीमारी हो जाती है, उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना वगैरह, आंखों में जलन हो जाती है, कैंसर हो सकता है। अगली बात की है पौधों में कम वृद्धि, क्लोरोफिल की गिरावट और पत्तियों में रंग के धब्बे। ठीक है, अगली बात की गई स्मोक की। किसकी बात की गई, स्मोक की। बच्चे ने इसे फॉग बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। दे रखा है वायु में धुआं एवं धूल के मिश्रण को क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। किसके मिश्रण को, धुआं और धूल के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, फॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉग, फॉग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें बात की है कि फॉग जो है वो क्या होता है। दे रखा है ये वायु प्रदूषण का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है, ये वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। जहाँ अधिक वायु प्रदूषण होता है खासकर शहरों में। देखो सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण है वो कहाँ होता है, हमारा शहरों में होता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे वायु प्रदूषण की। देखो वायु प्रदूषण कहाँ पे दिखता है, खासकर शहरों में दिखता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो इसलिए वहां पे स्मोक मतलब धुआं बहुत जल्दी से हो जाता है। तो हमें दिखता है कि भाई कोहरा हो रहा है, तो वो कोहरा नहीं वो स्मोक होता है। क्या होता है, वो कोहरा नहीं वो स्मोक होता है, क्योंकि वो क्या होता है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है जो कई बार इकट्ठा हो जाता है, कई बार वो स्मोक ही होता है। और देखते हैं कोहरा मीन्स धूम कोहरा क्या होता है, जो आप लोग बोलते हो ना कि बार बार कोहरा हो रहा है, वो कई बार स्मोक होता है। देखते हैं वायु या कोहरे में प्रदूषकों की मात्रा की है, ये क्या है ये की। ठीक है, प्रदूषकों की मात्रा में उपस्थित दृश्यता विजिबिलिटी को कम कर देता है। क्या कर देता है, विजिबिलिटी को कम। देखो जब कोहरा होता है तो हमें आसपास के एरिया में क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, धूम या कोहरा कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कोहरे के बारे में कि कोहरा क्या होता है और किसकी वजह से होता है, डिटेल में पढ़ते हैं। दे रखा है वायु में धूम कोहरा की उपस्थिति वायु प्रदूषकों की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है, ये वायु प्रदूषण की ओर। किसकी ओर, वायु प्रदूषण की ओर। दे रखा है सर्दियों में वायु के साथ जल भी संग्रहित होता है तथा उसके कुछ हाइड्रोकार्बनिक से बने प्रदूषक भी मिले होते हैं। अगला हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगला दे रखा है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मनुष्य की गतिविधियां। अब देखो ह्यूमन बींग जो है वो भी तो कुछ ना कुछ भैया जो इन्वायरमेंट है उसको प्रदूषण तो कर रहा है। इवन देखो ह्यूमन बींग तो सबसे ज्यादा ही करता है, बट ह्यूमन बींग बोलता है, देखो ह्यूमन बींग ही चीजों को प्रदूषित करता है और क्या बोलता है कि भाई प्रदूषण कम करो, प्रदूषण कम करो। पहले आप खुद को तो देखो कि आप कितना बड़ा प्रदूषण कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारक है। ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को छोड़ता है। देखा है वाहनों द्वारा निकलने वाला धुआं प्रदूषण कहलाता है। देखो सबसे ज्यादा धुआं कहाँ से निकलता है, वाहनों से निकलता है। दे रखा है कारखानों से निकलने वाला विषैला धुआं। अब देखो कारखानों से भी निकलने वाला विषैला धुआं, अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग काम करना बंद कर दे कि धुआं नहीं होगा। देखो उसको काम तो करना पड़ेगा, उसे गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, बट कुछ चीजें होती है कि रोका जा सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट चलाती है ओड इवन का रूल, बट ओड इवन रूल से भी हम लोग नहीं काम कर सकते, बिकॉज
ओड या इवन से कई बार हम ऑफिस वगैरह के भी रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चर्चा है, इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज होती है। नेक्स्ट इसमें बात की है अम्लीय वर्षा, जो कि एसिड रेन, जिसका नाम लेते ही मेरे दिमाग में क्या आया था, ताजमहल आया था। देखते हैं, जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तो यह ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब मीन्स क्या होता है हमारा SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बनाती है। कौन कौन सी गैसें बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बनाती है। ये गैसें वायुमंडल में मिल जाती है। किसमें मिलती है गैसें, वायुमंडल में मिल जाती है। वर्षा के समय यह गैसें पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है वर्षा के समय घुलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बनाती है यहाँ पे, नाइट्रिक अम्ल, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखो ताजमहल के साथ पता है क्या हुआ था, जैसे कि मान लो ये हमारा ताजमहल है, ठीक है, उसके आसपास क्या है, ये सारी फैक्ट्रीज है। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्रीज है इनके पास से भैया धुआं निकला, धुआं निकला। अब इन्होंने क्या कर लिया, अपनी बहुत सारी एक बड़ी लेयर बना ली ऊपर से। देखो ऊपर से बारिश पड़ी, ये इसके साथ मीट अप करा, तो यहाँ से क्या जो बूंदे पड़ी उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ठीक है, इस तरीके से था, ये बहुत डिटेल में नहीं था, ये छोटा सा मैंने आप लोगों को बताया है। अगला बात करते हैं हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव की। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दे रखा है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मीन CO2, किसको, CO2 और जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाला क्या दे रखा, होने वाला ऊष्म प्रभाव वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल का सामान्य तापमान बढ़ जाता है और वायुमंडल के हो जाने को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। की जो क्वेश्चन है ना, इस नोट को ना आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है हर साल, लगभग एक साल, मतलब कि एक दो साल में रिपीटेशन इस क्वेश्चन की होती है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके प्रभाव के जो कारण है वो क्या क्या कारण है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि उसके प्रभाव के कारण क्या क्या है। दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड मीन CO2, मीथेन, जलवाष्प आदि द्वारा सूर्य के अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। कौन कौन सी किरणें, देखो CO2, मीथेन। ठीक है, याद करना, दो गैसेस जो है इसमें। अब देखो ग्रीन हाउस के दुष्प्रभाव की, ग्रीन हाउस के हिसाब से होता क्या है, देखो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, वैश्विक उष्मीकरण होता है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, देखो क्या होती है, हीटिंग बढ़ जाती है। देर का चोटियों पर जमी बर्फ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होती है, वर्ष भर पिघलती रहती है। देखो जो हमारे ग्लेशियर्स है ना, बहुत टाइम से जो ग्लेशियर जमे हुए थे वो ग्लेशियर्स ना पिघलने लग रहे हैं, और जब वो पिघलते हैं ग्लेशियर्स तो क्या होगा, देखो आसानी से बाढ़ वगैरह कुछ वैसे, भैया वो ग्लेशियर जो है ना वो करोड़ों सालों से ऐसे कैसे जमे हुए थे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। किसकी बात करते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होता है। दे रखा है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की निरंतर वृद्धि हो रही है, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। चूंकि हमारा वायुमंडल कंबल की भांति कार्य करता है, किसकी भांति कार्य करता है, कंबल की भांति। यह अवशोषित ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, किसे बाहर नहीं जाने देता, ये वायुमंडल से बाहर नहीं जाता, और जो हीटिंग है ना वो अंदर ही अपने, जैसे कि क्या करा, ये एक लेयर है समझो, बाद में बाहर में क्या है, एक लेयर है। ठीक है, जब ये लेयर है तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, जो हीटिंग है ना ये अपने ओर से ना बाहर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, अब ये बाहर नहीं जाने दे रहा तो क्या हो रहा है, जो तापमान है भैया वो तो बढ़ता रहेगा ना, दोबारा हीटिंग यहाँ पे होती रहेगी ना, तो जिससे क्या होता है, हमारा उष्मीकरण या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है वैश्विक उष्मे के प्रभाव, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इफेक्ट क्या क्या है। दे रखा है बाढ़ एवं सूखा का प्रयोग, जो बाढ़ आ सकते हैं, सूखा का प्रकोप। अगला दे रखा है ग्लेशियर पिघलने से समुद्र स्तर में जल में वृद्धि, जो ग्लेशियर वाला टॉपिक था ना, सॉरी, आपका ग्लोबल वार्मिंग से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपको बताइए दैनिक तापांतर में वृद्धि, मतलब जो दैनिक जो टेम्परेचर है ना आपका वो रोज की रोज इंक्रीज होते रहता है। अगली बात करते हैं ओजोन परत के ह्रास होने के कारण, जो ओजोन लेयर है ना उसके बारे में पढ़ते हैं, जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन था। देखा एरोसोल या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्रिया के कारण सुपरसोनिक विमानों में ईंधन के दहन से उत्पन्न पदार्थ और नाभिकीय विस्फोट भी ओजोन परत के ह्रास होने के कारण है। ठीक है, नाभिकीय विस्फोट मतलब का न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदूषण मीन्स, अब आपका हम पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, हम जल प्रदूषण के बारे में, कि जल प्रदूषण क्या होता है, मीन्स वाटर पॉल्यूशन। की वाटर पॉल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण। देखते हैं, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति। अब जल की उपस्थिति देखेंगे, पृथ्वी की सतह के लगभग 75% भाग पर क्या विद्यमान है,
पानी विद्यमान है। दे रखा है यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। अधिकांश जल के स्रोत हैं जैसे कि सागर है, नदियां हैं, झरने और क्या है हमारी झील है। ठीक है, दे रखा है जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। जो जल की कुछ जो मात्रा है वो किसमें पाई जाती है? जलमंडल में भी पाई जाती है। ठीक है, मीन्स वायुमंडल में भी पाई जाती है। अगले बात करते हैं हम जल प्रदूषण के कारण की जल प्रदूषण है उसका क्या क्या कारण है। दे रखा है जलाशयों में उद्योगों का कचरा डालना। ठीक है, मतलब जो पानी का जो एरिया है उसमें क्या कर रहे हैं, जो अपनी इंडस्ट्रीज है ना उसका कचरा डाल देते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है जलाशय के नजदीक कपड़े धोना या मालमूत्र डालना। ठीक है, अगला दे रखा है जलाशय के में अवांछित पदार्थ डालना। अवांछित पदार्थ मतलब जो एकदम इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स अनइम्पॉर्टेंट पदार्थ है जो कि क्या करते हैं, किसी चीज को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, मतलब उसको पॉल्यूटेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको पॉल्यूटेट कर रहे हैं। अगला दे रखा है जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक। किसके बारे में? जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मनुष्य के क्रियाकलाप। और मनुष्य क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं? देखो ह्यूमन बीइंग तो सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है। ठीक है, दे रखा है इसे बताया क्या है, घर एवं कारखाने, कागज उद्योग द्वारा छोड़ा गया विषैला एवं रासायनिक युक्त पदार्थ। ठीक है, रासायनिक युक्त पानी। देखो घरों से भी बहुत सारा पानी निकलता है और जो हमारी जो इंडस्ट्रीज एरिया वहां से भी बहुत सारा गंदा पानी निकलता है। और जो रसायन इंडस्ट्रीज है मतलब जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी मेडिसिन वगैरह के लिए यूज करी जाती है उससे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इसमें बात की कृषि कार्य क्षेत्र में उपयोग होने वाले कीटनाशक और उर्वरक आदि आदि क्या जलाशयों में मिल जाना। अगला बात क्या है, नदियों में मरे हुए जीवों को प्रभावित करना। देखो नदियों में ना कुछ लोग जो होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं ना उनको क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं, मतलब उनको डाल देते हैं। जब उनको बहा देते हैं तो उससे क्या होता है, भाई वो भी तो प्रदूषित कर रहे हैं ना चीजों को, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हाँ वो भी प्रदूषित कर रहे होंगे। ठीक है, अगली बात की गई है इसमें सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है। किसको आवश्यकता होती है? सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी कोशिकाएं क्या दे रखा है, सभी कोशिकाएं प्रक्रिया जलीय माध्यम में होती है। कहाँ पे होती है? जलीय माध्यम में होती है। ठीक है, अगली देखिए सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती है। जो जल में रहने वाले सभी जीव है ना हमारे, मतलब जो ओशियंस एनिमल्स वगैरह है उनके बारे में बात की गई है। दे रखा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। मतलब कुछ भी चीज आ रही होगी वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, देन वो ले लेंगे चीजों को। ठीक है, अगली बात की है जल का महत्व। अब जल का महत्व क्या क्या है? देखो सभी को पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इसके बिना तो जीवन ही क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, अगली बात की है ये शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। नॉर्मल बात है कि बैलेंस करते रहता है बॉडी का टेम्परेचर, सबको ही पता है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है हमारी, किसकी बात की गई है इसमें बात की है कि जल मानव शरीर की कोशिकाओं, कोशिका संरचना तथा ऊतकों में उपस्थित जलीय द्रव का महत्वपूर्ण संगठक है। ठीक है, महत्वपूर्ण संगठक है। जल जंतु पौधे हेतु आवास हैबिटेट का कार्य भी करता है। अगली बात की है कि जीवों में सभी कोशिकाएं प्रक्रिया जलीय माध्यम में होती हैं। जीवों में जो भी कोशिकीय जो प्रक्रिया होती है किससे होती है? जलीय माध्यम में होती है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? भूमि प्रदूषण मीन सॉइल पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन का क्या होता है। दे रखा है सॉइल मतलब मीन्स क्या होता है? मृदा। मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे। भूमि की ऊपरी सतह पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ठीक है, इसमें कार्बन पदार्थ एवं वायु की प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। भूमि की यह सतह मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। देखो भूमि की जो सबसे ऊपरी सतह है जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मीन जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट को उगाते हैं, वो जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं, जहाँ पे सारे जो मटेरियल्स हैं वो आसानी से पाए जाते हैं। मटेरियल्स, मिनरल्स, कुछ भी डालो आप लोग। अगला दे रखा है भूमि एवं मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। दे रखा है मृदा की गुणवत्ता को कम करने वाले अवांछित तत्व या विषैले पदार्थ का मृदा में उपस्थित मृदा भूमि मृदा प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि मृदा प्रदूषण कहलाता है। जो अवांछित तत्व होते हैं जो सॉइल को क्या करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन की मात्रा, कुछ भी चीजें कम कर रहे हैं। ठीक है, उससे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भूमि मृदा प्रदूषण के कारण। जो भूमि और मृदा के जो प्रदूषण है उसके कारण देखते हैं। मृदा में जैव अनिम्नीकरण पदार्थों की उपस्थिति, पॉलिथीन और
पीड़कनाशी और रासायनिक उर्वरक, किसकी? पीड़कनाशी और रासायनिक उर्वरक की हम बात करेंगे। अगले हम बात करते हैं सॉइल इरोजन मीन्स किसका? मृदा अपरदन। किसकी बात करते हैं हम लोग? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। दे रखा है मृदा का सबसे ऊपरी भाग काफी उपजाऊ एवं ह्यूमस से परिपूर्ण होता है। किससे परिपूर्ण होता है? ह्यूमस से परिपूर्ण होता है। यह हल्का भी होता है और कई बार ये बहते हुए वायु या जल के साथ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। मृदा का इस प्रकार स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मृदा अपरदन कहलाता है। जो मृदा का एक जगह से दूसरी जगह होना उसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। देखो इसने बोला है मृदा का सबसे ऊपरी भाग काफी उपजाऊ होता है। क्या होता है? काफी उपजाऊ होता है। यह हल्का भी होता है और कई बार ये बहते हुए वायु या जल के साथ एक जगह से उठकर दूसरी जगह चलाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारी मिट्टी है, ठीक है, हवा चली, या तो देखो पानी के भाव से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, फिर हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। अगला दे रखा है मृदा अपरदन के कारण, कि मृदा अपरदन का क्या कारण है? क्या है? वन विनाश है, तेज वायु है, जल का तेज बहाव या बाढ़ से जो मृदा के ऊपरी भाग को अपने साथ बहाकर ले जाना, ठीक है, जल के तेज भाव से, या फिर वो हो सकता है। अगला देखा मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, कि मृदा अपरदन है उसे कैसे रोकने के उपाय हैं, उन उपाय के बारे में पढ़ेंगे। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। अगला इसमें बात की गई है, इसमें किसके बारे में दे रखा है? दे रखा है इसमें पौधों की जड़ें मृदा को रोकती हैं। क्या रोकती हैं? वो मृदा को रोकती हैं और ये मृदा कणों को बांधे रखती है। किसको? मृदा के जो कण है उन्हें क्या करती है? बांधे रखती हैं। विश्व में बड़े स्तर पर पेड़ों वृक्षों को काटा जा रहा है, इससे मृदा का अपरदन होता है और ऊपरी मृदा को हटाने पर मृदा का अपरदन होता है। अतः अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सभी को पता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। अगली बात करते हैं हम ऊपरी मृदा, टॉप सॉइल की हम बात करते हैं कि टॉप सॉइल क्या होती है। दे रखा है मृदा की सबसे ऊपरी परत जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और संजीव स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊपरी मृदा कहते हैं, मीन्स टॉप सॉइल कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है और सबसे ज्यादा ऊपर की लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल होती है। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस के बारे में हम पढ़ेंगे। तेरे का मृदा के ऊपरी भाग में सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। मतलब बहुत सारे जो सड़े गले जीवों के टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो टुकड़े मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अगला दे रखा है मृदा के गुण, की मृदा के क्या क्या गुण गुण है, ठीक है, बात करते हैं मृदा के गुण जिसमें किसी का पौधा उगना निर्भर करता है। दे रखा है मृदा में पोषक तत्वों की उपस्थिति। मृदा में किसकी उपस्थिति? पोषक तत्वों की उपस्थिति। उपस्थिति ह्यूमस की मात्रा, किसकी मात्रा? ह्यूमस की मात्रा। उपस्थित ह्यूमस की गहराई, किसकी गहराई? उपस्थित ह्यूमस की गहराई, ठीक है। अगला दे रखा है मृदा अपरदन के मृदा निर्माण की प्रक्रिया। जो मृदा निर्माण है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? दे रखा है सूर्य पत्थरों को दिन में गर्म कर देता है और जिससे वह फैलते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं? वे फैलते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या है फिर मुझे बाद में बताना कि मैम ने क्या बताया, ठीक है। तथा वे रात में ठंडे होकर सिकुड़ते हैं। क्या होते हैं? रात में ठंडे होकर सिकुड़ते हैं। अतः इन पत्थरों में दरार पड़ जाती है, बड़े पत्थर टूटकर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। देखो दिन के टाइम वो फैलते हैं और रात में वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे पत्थरों में दरार हो जाएगी और क्या हो जाएगी? टूटकर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। पत्थरों की दरार में जल भरने पर दरारें अधिक चौड़ी हो जाती है। जो उसमें जो जल है, पानी भर जाएगा तो उसमें क्या होंगी? दरारें जो होंगी वो ज्यादा चौड़ी हो जाएंगी। बहता जल पत्थरों को तोड़ देता है। क्या कर देता है? वह बहता जल पत्थरों को तोड़ देता है तथा उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। क्या करता है? बहा ले जाती है। पत्थर आपस में टकराकर छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अगली बात की गई है इसमें, किसकी बात की गई है इसमें? नेक्स्ट इसमें देते हैं तेज वायु भी पत्थरों को तोड़ देती है। तेज वायु जो होती है वो भी पत्थरों को तोड़ देती है। तेज हवा बालू को उड़ाकर ले जाती है। तेज हवा जो है बालू को उड़ाकर ले जाती है। क्या क्या है? लाइकेन मांस चट्टानों की सतह पर उगती है और उनको कमजोर बनाकर महीन कणों में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? महीन कणों में बदल देते हैं। उनके जड़ों के पास मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। अब देखो मृदा निर्माण में सहायक कारक, जो मृदा का जो निर्माण होता है उनमें जो सहायक कारक है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो कौन सा है हमारा? सूर्य की गर्मी। कौन सा है हमारा? सूर्य की गर्मी। क्या है? पहला हमारा क्या है? सूर्य की गर्मी, मतलब हीट ऑफ सन। क्या? हीट ऑफ सन। नेक्स्ट इसमें बात की गई है, किसकी बात की है? पानी का तेज बहाव। किसके बारे में बात की गई है? पानी का तेज बहाव। क्या दे रखा है यहाँ पे? पानी का तेज बहाव, तेज वायु और लाइकेन और मास जैसे जीव। अब हम करते हैं जैव रासायनिक चक्र। जो जैव रासायनिक चक्र है उसमें जो नाइट्रोजन साइकिल है वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो आपके पेपर में आसानी से आप लोग कर पाओगे, क्योंकि पेपर में हर साल आपको पूछी जाती है, ठीक है।
अब देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। दे रखा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया दे रखा है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने पर बैक्टीरिया कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं। किस रूप से रहते हैं? स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया द्विजीवी पौधों की कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं, जैसे लेगून। क्या? लेगून। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया से फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना ग्रंथिका में पाए जाते हैं। भौतिक क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। देखो नाइट्रेट्स को किसमें बदल दिया? नाइट्राइट्स में बदल दिया। बिजली चमकने के दौरान हवा में पैदा हुआ उच्च ताप किसमें पैदा हुआ? हवा में पैदा हुआ उच्च ताप, एक मिनट, हवा में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देता है, और जो पानी ऑक्साइड में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ ये भूमि की सतह पर गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। पौधे नाइट्रेट्स को प्राप्त कर अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। यह हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 क्लास 9 का, कौन सा चैप्टर था ये? क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आगे की ऐसी चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या था हमारा? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या नाम था? नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स आपका क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, आगे ही ऐसी और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।